नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप एसबीआई पीओ के लिए बेहतर प्रिपरेशन काफ़ी कम समय में किस तरीके से कर सकते हो। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। चलिए, आपके पास टोटल कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शंस हैं। कौन से सेक्शन हैं? एक तो आपका मैथ का सेक्शन हो गया, दूसरा आपका रीजनिंग का सेक्शन हो गया, तीसरा आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया और चौथा आपका जीए का सेक्शन हो गया। ये 4 सेक्शन हैं। ठीक है। अब देखो, आपको मेंस को देखते हुए प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ प्री को देखकर आप प्रिपरेशन करोगे तो लास्ट के टाइम पे मेंस नहीं निकलने वाला है। तो अभी से आपको मेंस को लेकर चलना होगा। हम सेक्शन वाइज सभी की बात करते हैं। सबसे पहले हम मैथ पर आते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा जो भी आपके पास टाइम है। अभी एक तरह से देख लो तो 2 महीने का टाइम है आपके पास। अप्रैल पूरा है, मई पूरा है और जून के 1 वीक हैं आपके हाथ में। ठीक है, तो मैं अप्रैल की बात करता हूँ अभी। आपको अप्रैल में क्या करना है? देखो, अप्रैल में आप सबसे पहले तो अपनी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। मैथ में अगर आपके बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो फिर डीआई सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। आपको पता है, जो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई होते हैं वो भी पूछे जाते हैं और अर्थमेटिक का अच्छा खासा वेटेज होता है। आईबीपीएस पीओ में भी अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी नए पैटर्न के अर्थमेटिक पूछे गए थे, डबल फिलर्स टाइप के। मतलब फिलर्स में भी अर्थमेटिक को इंक्लूड किया गया था और ऑप्शन सेटिस्फाइंग इस तरीके के चीज़ें पूछी गई थी। तो वो सारे क्वेश्चन 2 नंबर के थे और वो सारे आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया आपको अप्रैल को ध्यान में रखना है। अप्रैल में आपको सिर्फ बेसिक पे फोकस करना है। मैथ में टोटल 12 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, 12 चैप्टर्स होंगे। आपको 2 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 दिन में एक चैप्टर आप कंप्लीट करो। आप लगभग 24 से 25 दिन में 12 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। अब 12 चैप्टर कौन कौन से हैं आपको पता है? परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, चेन रूल, ये सारे आते हैं। मेंसुरेशन भी आता है। तो ये सारे चैप्टर आपको 2 दिन में एक चैप्टर करना है। अब देखो, आप अगर कोई बुक यूज कर रहे हो अर्थमेटिक के लिए, तो बुक में हर चैप्टर में आपको 100 से 150 क्वेश्चन मिलेंगे। आप सोचोगे कि आपको 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हर चैप्टर से 20 से 25 क्वेश्चन को ही सॉल्व करो। 20-25 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करते हो, आपका बेसिक क्लियर हो जाता है। जरूरी नहीं है हर चैप्टर में 100 से 150 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना। अब इन 20-25 क्वेश्चन में भी आप जो डिफ़िकल्ट लगे, जो आपको लगे कि ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, हाई लेवल चले गया है, उसे सर्कल कर लिया करो अगर बुक से सॉल्व कर रहे हो तो। नहीं तो अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप जो भी चैप्टर सॉल्व करना चाहते हो गूगल पे सर्च करो। अगर परसेंटेज करना है, परसेंटेज सर्च करो। परसेंटेज के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गूगल पे सर्च करने पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा उसे नोट डाउन कर लो। अगर आप गूगल से सर्च करते हो तो आप उसे कॉपी कर लिया करो वर्ड पे। तो वर्ड पे कॉपी आप कर लोगे क्वेश्चन को, आपके पास कलेक्शन रहेगी, आप बाद में जाकर उसे रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, 20-25 क्वेश्चन आपने हर चैप्टर के सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बेसिक भी अच्छी हो जाएगी 1 महीने में। तो 1 महीने में आप इस तरीके से अपने मैथ के सेक्शन को कवर कर सकते हो। और इसके अलावा डेली डेली आपको 2 डीआई सॉल्व करनी है मेंस लेवल की। मेंस लेवल की डेली आप 2 डीआई सॉल्व किया करो। आपको जहाँ से मिले, अगर यूट्यूब से मिलता है, किसी भी चैनल से मिलता है, आप वहाँ से सॉल्व करो। अगर आपको किसी वेबसाइट से मिलता है, वहाँ से सॉल्व करो। लेकिन 2 डीआई आपको डेली सॉल्व करनी है। और हाँ, डीआई भी, हर डीआई आपको कम से कम 2 बार सॉल्व करनी है। ठीक है, 2 बार आप सॉल्व करोगे। मेंस लेवल की डीआई की बात कर रहा हूँ, आपको प्री लेवल की डीआई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पहले से अभी ये प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो प्री लेवल की करनी नहीं है, मेंस लेवल की करनी है। हर डीआई को आपको 2 बार सॉल्व करनी है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। केसलेट अगर मिल रहा है तो वो भी आपको 2 बार तो सॉल्व करना ही है। चलिए, उसके बाद मैथ के लिए आपने इतनी सारी चीज़ें की, अभी मैं सिर्फ अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है? रीजनिंग में आपको डेली 2 से 3 पजल्स सॉल्व करने हैं अभी से ही। और ये पजल्स किस लेवल के होंगे? ये मेंस लेवल के पजल होंगे। अब ये मेंस लेवल के पजल आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, मिलेंगे ही, क्योंकि मैं आपके लिए मेंस लेवल के पजल्स प्रोवाइड करूंगा। आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एस बी आई पी ओ 2019 के नाम से।
आप इस प्लेलिस्ट में जाना, इसमें बहुत सारे एसबीआई के लेवल के पजल्स अपलोडेड हैं। आप सीधे सीधे इस प्लेलिस्ट में जाना और इस प्लेलिस्ट के पजल्स आपने अभी तक अगर सॉल्व नहीं किए हैं तो एक लाइन से सॉल्व करने स्टार्ट कर दो, और इसमें डेली बेसिस पर और भी पजल्स अब इंक्लूड होती जाएगी। ठीक है, 30-40 पजल इसमें अपलोडेड होंगे अभी तक में मेंस लेवल के, और इसमें डेली बेसिस पर मैं अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पर 2 से 3 पजल ही सॉल्व करने के लिए बोला है। ठीक है, लेकिन आपको ये करना है कि आप अगर 2 पजल ही सॉल्व करते हो तो उस पजल को 3 बार सॉल्व किया करो। 3 पजल सॉल्व कर रहे हो तो हर पजल को 3 बार सॉल्व करो, मतलब आपको हर एक पजल को 3 बार सॉल्व करना ही है। अब वो कैसे करना है मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, आप इस चीज़ को फॉलो करो। आपको ये तो हमेशा करना है, प्री भी हो जाएगा, मेंस के टाइम में भी आपको ये चीज़ तो करनी ही है कि डेली 2 से 3 पजल सॉल्व करने हैं मेंस लेवल के, और हर पजल को 3 बार सॉल्व करना है। ये आपको जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल जाती है तब तक जारी रखना है, कभी भी ब्रेक नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, रीजनिंग के लिए आपको इतना करना है। इसके अलावा अगर आपको किसी खास चैप्टर में दिक्कत होती है तो कोशिश करो कि अप्रैल में ही उस चैप्टर को भी आप कवर अप कर लो। उसके बाद हम आते हैं अब इंग्लिश के सेक्शन में। इंग्लिश के सेक्शन में देखो, इंग्लिश में आपको सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग स्किल पर फोकस करनी है। आपको सबसे पहले तो सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग पर ध्यान देना है। न्यूज़पेपर अगर आपने अभी तक रीडिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर रीडिंग करने से ही आपकी इंग्लिश सही होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग किया कीजिए। इसके अलावा इंग्लिश के लिए अगर आप कोई मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट में इंग्लिश के सेक्शन को अच्छी तरह से एनालिसिस किया करो कि कोई क्वेश्चन अगर आपने स्किप किया है तो एनालिसिस के टाइम में उसे फिर से अटेम्प्ट लो, देखो कि आप सही करते हो या गलत करते हो। गलत होती है आपसे अटेम्प्ट ली गई क्वेश्चन तो आप देखो कि वो क्यों गलत है, उसका सॉल्यूशन देखो, पूरा एक्सप्लेनेशन देखो कि आखिर वहाँ पर सही क्या होगा और आपका गलत क्यों है। इस चीज़ को डिटेल में वहाँ पर देखा करो। तो एनालिसिस करना मॉक टेस्ट का बहुत ज़रूरी है इंग्लिश का सेक्शन में। न्यूज़पेपर रीडिंग करना, ये आपको देखो, न्यूज़पेपर रीडिंग करना 2 चीज़ों से इम्पॉर्टेंट है। एक तो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है प्री में, मेंस में, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आरसी के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन यहाँ से होती है। और तीसरी, डिस्क्रिप्टिव का भी सेक्शन होता है एसबीआई में, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो उसकी प्रिपरेशन भी होती है। न्यूज़पेपर रीडिंग करने से आपको एक आइडिया लगता है कि आप कंटेंट किस तरीके से लिख सकते हो। लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आती है तो उससे आप किस तरीके से लिखोगे, आपकी इंग्लिश किस तरीके की होनी चाहिए, बहुत चीज़ों का आपको यहाँ से आइडिया मिलता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपके प्री मेंस के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब डिस्क्रिप्टिव की तैयारी के लिए हम लोग प्री के बाद देखेंगे क्या क्या टॉपिक हैं और उस टॉपिक पर आपको क्या देखना है, किस तरीके से देखना है। फिलहाल तो डिस्क्रिप्टिव की आपकी प्रिपरेशन यहाँ अभी न्यूज़पेपर से ही होगी, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। स्पेशली डिस्क्रिप्टिव पर हम प्री के बाद आएंगे। ठीक है, चलिए अब जीए के सेक्शन पे आते हैं। अब देखो, जीए के सेक्शन की बात हम कर लें तो जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि अभी ट्रेंड क्या चल रही है कि 6 से 7 मंथ की जीए पूछी जा रही है, और आपका जो मेंस है वो 20 जुलाई को होने वाला है। तो 20 जुलाई आपको मानकर चलो, मैं ये बोलूँगा कि अगर आप दिसंबर से जीए को लेकर चलते हो, दिसंबर के मंथ से कवर करते हो, दिसंबर 2018 की जीए आप पढ़ते हो और वहाँ से लेकर आप चलते हो तो फिर आप बहुत ही सेफ रहोगे, क्योंकि फिर 6-7 महीने से बैक में अभी तक तो नहीं पूछा गया है। तो आप मानकर चलो कि एसबीआई में भी 6-7 महीने की जीए पूछी जाएगी। आप दिसंबर से ही कवर अप करो। ठीक है, अब दिसंबर से कवर अप कैसे होगा जीए के लिए मैं बता रहा हूँ। तो दिसंबर महीने से आपको जीए को कवर करनी है तो आपको अभी से ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर अभी से आप पढ़ते हो तो एग्जाम तक में आप दिसंबर तक की जीए कवर कर पाओगे। अब देखो, आपको अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने ऑलमोस्ट तो आपके रेगुलर बेसिस में ही चलने वाले हैं। आपको इससे पहले के बस 4 मंथ को देखना है, तो बैक में आपको 4 मंथ को देखना है और अभी के आगे वाले 4 मंथ आपको डेली बेसिस पर लेकर चलने हैं। तो जीए डेली बेसिस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि डेली बेसिस के लिए आप अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट है वो विजिट करो। अफेयर्स क्लाउड पे जो डेली जीए अपडेट आती है वो पढ़ा करो, और डेली उससे रिलेटेड एक क्विज भी आती है, आप उस क्विज को भी अटेम्प्ट करो। तो डेली में आप जीए अपडेट पढ़ो अफेयर्स क्लाउड वेबसाइट से। इसके बाद जो
स्टडी आईक्यू पे गौरव सर की हर मंथ पे 200 बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वीडियो देखा करो। एवरी मंथ के 200 बेस्ट क्वेश्चन की 2 वीडियो आती है, 2 पार्ट में आती है, हर महीने आती है गौरव सर की, तो वो आप देखा करो। बहुत ही अच्छी वीडियो आती है, आपको पता ही है। वो मिस मत किया करो, वो अच्छे से देखा करो, पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन किया करो। डेली बेसिस पर एफएस क्लाउड के वीडियो देखो, क्विज करो। और अब से वीकली मैं भी जीए अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वीकली जीए की मैं हर हफ्ते 2 वीडियो अपलोड करूंगा, सैटरडे और संडे को, तो जिसमें कि पूरे हफ्ते की मैं जीए को कवर करूंगा। तो वीकली जीए भी आप देखा करो। बस ये 3 चीज़ें करो, काफ़ी है। इसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल से लेकर आगे बढ़ते हो आप तो ठीक है। अप्रैल से पहले के लिए आप गौरव सर की ये वाली वीडियो देख सकते हो, पिछले मंथ्स की। इसके अलावा जो मंथली जीए की पीडीएफ आती है, वो आप किसी भी वेबसाइट की डाउनलोड कर लो और उसे पढ़ो। बस इतना ही करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किया है, सेक्शन वाइज हम लोगों ने सभी चीज़ों को यहाँ पर ले लिया है। और आपके दिमाग में आ रहा होगा सबसे पहली बात कि मैंने यहाँ पर मॉक टेस्ट का जिक्र नहीं किया है कि आप मॉक टेस्ट कब और कैसे दोगे और किस तरीके से देना है। तो देखो, मॉक टेस्ट आपको अप्रैल के मंथ में नहीं देना है, मॉक टेस्ट आपको मई से स्टार्ट करनी है। 1 मई से आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करनी है। और उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देनी है, कितनी देनी है और किस तरीके से उसका एनालिसिस करना है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि कल मैं अपलोड करूंगा। तो कल मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आपको कब से और कैसे, किस अप्रोच के साथ मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। फिलहाल आपको अप्रैल मंथ के लिए मैं बता रहा हूँ, अप्रैल में आपको इतनी चीज़ें करनी है। अप्रैल में भी मॉक टेस्ट देनी है आपको, वीकली 2 मॉक टेस्ट देने हैं। अब आप वेडनेसडे और संडे की फिक्स कर सकते हो। आपको हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी डे फिक्स कर लो। आपको 1 मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो हर हफ्ते आपके 2 मॉक टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर अप्रैल के मंथ में। अप्रैल में इससे ज़्यादा नहीं करना है। देखो, सबसे पहले आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी होगी, बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना होगा। अगर आप अभी से ही सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आप वहीं रहोगे जहाँ की पहले थे। आप वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आप पहले सॉल्व करते थे, कुछ भी एक्स्ट्रा आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी वीकनेस दूर करनी है। आप आपके पास 1 मंथ का टाइम है अपनी वीकनेस को दूर करने की। अगर आप अपनी वीकनेस दूर कर लेते हो और फिर जब आप मॉक टेस्ट पर आते हो तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, तो आपके अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे और आपकी स्कोर भी बढ़ेगी। इसीलिए अप्रैल का मंथ आप सिर्फ और सिर्फ अपने वीकनेस को दूर करने के लिए दो, ठीक है। यहाँ भी आप हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो, वेडनेसडे और संडे को। तो इसमें भी आपको पता चल पाएगा कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। चलिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो आप इतनी सारी चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपको डेली बेसिस पर करनी है, तो कितने टाइम आपको लगेंगे, किस तरीके से आप मैनेज करोगे। तो चलिए अब हम टाइम मैनेजमेंट पर आते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में देखो, आपको मैंने यहाँ पर क्वांट के सेक्शन में क्या बताया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी डेली रूटीन को थोड़ी सी चेंज करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि रात में 2 से 3 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 10 बजे तक उठते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये चीज़ करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। 2-3 बजे तक पढ़ना और 10 बजे तक सोना। अगर आप 10 बजे उठ रहे हो तो देखो, 10 बजे उठने के बाद आप में काफ़ी डलनेस सी रहेगी, आप उतने एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। आप दोपहर के 2 से 3 बजे तक तो आपके मतलब सुस्ती में ही चले जाएंगे, एनर्जी की कमी महसूस होगी। हाँ, 3 बजे के बाद धीरे धीरे आपके अंदर एनर्जी आनी शुरू होगी। और रात के टाइम में मतलब 11 बजे के आसपास तो ऐसा फील होगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर में। हाँ, रात में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये मैं मानता हूँ। उस टाइम पे आप फील करोगे कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, रात के 2-3 बजे तक भी आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन आपका ये 10 से लेकर 3 बजे तक का टाइम पूरी तरीके से वेस्ट जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डलनेस होगी। इसीलिए ये टाइम सेव हो, इसका भी कुछ यूज हो। वो आपको कैसे करना है, आपको डेली आपको डेली 12 बजे से सो जाना है और सुबह 6 बजे उठ जाना है, ठीक है। अब देखो, 12 से 6 आपको सोना है, तो 12 बजे, अब ऐसा तो है नहीं कि बेड पर जाओगे और बेड पर जाते ही नींद आ जाएगी। तो 12 बजे नींद आने के लिए आपको बेड पर 11:30 बजे चले जाना है। तो 11:30 बजे आप बेड पर जा रहे हो और 6 बजे तक सो रहे हो, 6 बजे उठ जा रहे हो। आप ये 6 बजे अगर उठते हो, यहाँ पर मैंने आपको
6 घंटे की स्लीपिंग टाइम दी है, 6 घंटे आप सो सकते हो। अगर आप ये 6 बजे सुबह उठते हो तो उठने के साथ ही आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी और पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक रहोगे। आप सुबह 6 बजे से रात में 12 बजे तक सेम लेवल पे एनर्जेटिक रहोगे, तो आपका एक भी मिनट यहाँ पर वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये टाइम आपको यूज करनी है। अब देखो, दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में मैंने आपको स्लीपिंग टाइम दिया 6 घंटे का, ठीक है। टोटल आपके पास अब 18 घंटे शेष बच गए हैं। आपको इस 18 घंटे में 9 घंटे पढ़ने हैं। तो देखो, 18 घंटे में 9 घंटे आपको पढ़ने हैं, तो फिर भी आपको रेस्ट के लिए 9 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये तो हो ही सकता है, काफ़ी आसान सा बात है। बस आपको अपनी जो डेली रूटीन है वो इस हिसाब से देनी है कि हर 1.5 से 2 घंटे के बाद आप आधे 1 घंटे की ब्रेक दो। ब्रेक बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल मत करना कि लगातार 4 घंटे 5 घंटे आप स्टडी के ही दे रहे हो। ऐसा गलती से भी मत करना, 4-5 घंटे स्टडी के दे दिए, उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक दी। प्रैक्टिकली देखो ना, आपने कई बार अब तक में डेली रूटीन बनाया होगा, लेकिन 2 से 3 दिन फॉलो करते होगे, उसके बाद फिर फॉलो नहीं करते होगे। क्यों? क्योंकि रूटीन आप इतना ज़्यादा हार्ड बना देते हो, डिफ़िकल्ट बना देते हो कि उसे फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं रहता है। इसीलिए प्रैक्टिकली सोचो, आप वैसी रूटीन बनाओ जो आप फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर तो आपको दिखा दिया ना, आपको 9 आवर पढ़ने हैं और 9 आवर आपको रेस्ट करने हैं। तो आप जितने घंटे पढ़ रहे हो उतने घंटे रेस्ट के भी दे रहे हो। तो आप इस तरीके से बनाओ कि 1.5 से 2 घंटे पढ़ो, उसके बाद आप रेस्ट रखो। तभी आप ज़्यादा अच्छे से गेन कर पाओगे, आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकोगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि आपको किस सेक्शन में कितने आवर्स टाइम देने हैं। मैथ में आपको देना है यहाँ पर 2 दिन में एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करने के लिए बोला। चैप्टर के लिए आपको यहाँ पर 2 आवर्स देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 2 डीआई करने के लिए बोला, तो 2 डीआई आपको डेली करने में 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे और यहाँ पर 1.5 घंटे मैंने मैथ में दिए हैं, कुल मिलाकर 3.5 घंटे, ठीक है। रीजनिंग के सेक्शन में भी यहाँ पर मैंने मेंस लेवल की 2 पजल सॉल्व करने के लिए आपको बताई है, 2 से 3 पजल, हर पजल को 3 बार सॉल्व करना है। यहाँ भी आपको 1.5 घंटे में मान के चलता हूँ कि टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 1.5 घंटे ही बचे हैं, और तो कुछ मैंने रीजनिंग में आपको करने के लिए बोला नहीं है। तो यहाँ पर मैं 1.5 घंटे ऐड करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश के सेक्शन में न्यूज़पेपर आपको रीड करने के लिए मैंने बोला है, न्यूज़पेपर आपको 2 घंटे रीड करने हैं, तो यहाँ पर मैं और 2 घंटे ऐड कर देता हूँ। जीए के सेक्शन में आप मानकर चलो मैक्सिमम आपको 1 घंटे डेली देने हैं, यहाँ पर मैं 1 घंटे और ऐड कर देता हूँ। तो आपका यहाँ पर कितने देर का टाइम हो गया है? 4 3 7 1 8 घंटे। आपको 8 घंटे ही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, फिर भी आपके पास 1 घंटे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है डेली 9 घंटे आपको पढ़ने हैं, और 8 घंटे का मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है। आपके पास एक्स्ट्रा 1 घंटे का टाइम है जिसमें कि आप कुछ और कर सकते हो। अगर आपने एनटीपीसी की फॉर्म फिल की है तो आप 1 से 2 घंटे एनटीपीसी के लिए यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो। आपको एनटीपीसी के लिए एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ जीके पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको 12 से 6 बजे का टाइम दिया है दोस्तों, तो 6 बजे आपको सुबह उठना है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि सुबह 6 बजे अगर आप उठते हो तो आप सीधे सीधे न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप सुबह सोकर उठते हो तो थोड़ी थोड़ी सी नींद जैसी रहती है, और उसी टाइम पे आप न्यूज़पेपर या जीए का सेक्शन लेकर बैठ जाओगे तो बोर हो जाओगे और नींद आ जाएगी, आप फिर से सो जाओगे। सुबह उठने के बाद सबसे पहले ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें कि आपका दिमाग इंगेज हो, माइंड इंगेजिंग कंटेंट आपको स्टार्ट में लेनी चाहिए। इसीलिए अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो, आप या तो डीआई सॉल्व करना शुरू करो या फिर पजल सॉल्व करना शुरू करो। तो ये वाली या फिर ये वाली, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप सुबह उठने के साथ ही स्टार्ट करो, क्योंकि आप माइंड को इंगेज करने वाली चीज़ें करते हो तो फिर आपकी नींद चली जाती है। अगर आप पजल सॉल्व करने लगोगे सुबह उठने के बाद तो आपकी नींद चली जाएगी, अगर आप डीआई सॉल्व करने लगोगे तो आपकी नींद चली जाएगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आप इंग्लिश या जीए पर आ सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में ही सुबह उठने के बाद इंग्लिश या जीए पर मत आना, नहीं तो वापस से नींद आएगी और सो जाओगे। तो बस ये चीज़ें करनी है दोस्तों, ये आपको मैंने अप्रैल के लिए बताया है। तो फिलहाल ये चीज़ें आप आज से स्टार्ट कर दो, और कल मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट के लिए कि मई से, जब आपको 1 मई से मॉक टेस्ट जब आप स्टार्ट करोगे
तो फिर वो आपको कैसे करनी है। मॉक टेस्ट देने की भी एक टेक्निक होती है दोस्तों, प्री की मॉक टेस्ट देने की एक टेक्निक होती है और मेंस के मॉक टेस्ट देने की एक टेक्निक होती है। दोनों के लिए एक डिफरेंट होती है। बहुत सारे आप लोग बोलते हो कि टाइम की दिक्कत हो जाती है, प्री में प्री क्लियर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर आप क्या गड़बड़ी करते हो, आपको क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से आप बेहतर वहाँ पर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊँगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आप ये फॉलो करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि आपका इस बार SBI PO में फाइनल सिलेक्शन तो पक्का है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।